नमस्कार मित्रों, न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका हृदय से स्वागत। न्याय मित्र भारत की बात पे बात सिर्फ न्याय पर। तो आज न्याय में जो हमने चुना वह है उच्चतम न्यायालय के फैसले और स्वयं उच्चतम न्यायालय क्या भारत के संवैधानिक मूल्यों के साथ न्याय कर पाया। आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे न्यायालय ने खुद के साथ न्याय कितना किया। 1970 के अंदर बहुत सारे मुद्दों पर बातें हुई। गारंटीज स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर, allow the states assembly to make its own constitution, separate set of laws for states residents such as citizenship, ownership of property and fundamental rights. Citizens from other states cannot purchase land or property in the state. Central cannot declare financial emergency under the Article 360 in the state. इन्हें बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और प्रदेश की सरकार का हालात। उच्चतम न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर एक जबरदस्त फैसला लेते हुए उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती। किसी के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि वो किसी आपराधिक मामले में आरोपी है या दोषी है। कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुनाया। अपने शुरुआती वर्षों में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के पिता को उम्मीद थी कि वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। हालांकि न्यायमूर्ति खन्ना को कथित तौर पर अपने चाचा से कानून में करियर बनाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में कानून की पढ़ाई की। स्नातक करने के बाद उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में दाखिला लिया। न्यायमूर्ति खन्ना ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कराधान, मध्यस्थता, वाणिज्य कानून, पर्यावरण कानून, चिकित्सा लापरवाही कानून और कंपनी कानून में प्रैक्टिस की। उन्होंने आपराधिक कानून के मामलों में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया। वे लगभग 7 वर्षों तक दिल्ली के आयकर विभाग के वरिष्ठ अस्थायी वकील भी रहे। 2004 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में दीवानी कानून के मामलों के लिए दिल्ली के अस्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया। 25 जून 2005 को उन्हें दिल्ली का उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 20 फरवरी 2006 को वे अस्थायी न्यायाधीश बने। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति खन्ना दिल्ली न्यायिक अकादमी दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षता केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्र से जुड़े रहे। 18 जनवरी 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले कोलेजियम की सिफारिश पर न्यायमूर्ति खन्ना को पदोन्नति मिली। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने नियुक्त किया था। वरिष्ठता की मर्यादा का पालन करते हुए वरिष्ठता क्रम में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आदरणीय खन्ना साहब को प्रमोशन मिला। अब 51वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और नवंबर 2024 को अपना पदभार ग्रहण किया था। न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा लिखे गए कुछ फैसले और उनके प्रतिशत क्या हैं। आपराधिक मामलों का प्रतिशत 24 और इसके अलावा उन्होंने सिविल में 10%, संविधान पर 8% और मध्यस्थता पर 6% मामलों पर अपने निर्णय लिखे थे। उल्लेखनीय निर्णयों में उनका क्या रवैया रहा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय चुनाव आयोग 2024 में न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन की मांग करने वाली एडीआर की याचिका को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। फैसले को लिखते हुए न्यायमूर्ति खन्ना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई द्वारा अपनाए गए सभी सुरक्षा उपायों को रिकॉर्ड में रखना उचित समझा और ईवीएम की विशेषता को कमतर नहीं आंकने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रणाली वोटों की त्वरित, त्रुटि मुक्त और शरारत मुक्त गिनती सुनिश्चित करती है। 2024 से 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित
कर दिया। बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर कई बार उच्चतम न्यायालय अभी फैसले हुए भी नहीं, मुकदमे पर हियरिंग भी शुरू नहीं हुई, लेकिन कयासों के बेस पर मीडिया ट्रायल के अंदर फैसले सुना दिए जाते हैं, जो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए अपनी सिर्फ टीआरपी मैटर करती है। यह देश के लिए सबसे विचारणीय विषय। यह आपको फैसला करना होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर लिया गया फैसला यदि उचित था तो ईवीएम पर लिया गया फैसला क्या उतना ही उचित है और क्यों? यह विचारणीय जरूर है। नेचुरल जस्टिस का यह सिद्धांत इलेक्शन कमिश्नर पर भी लागू होता है। ईवीएम वास्तव में न्याय कर रही है। यदि ईवीएम जनता के अंदर का विश्वास खो रही है तो क्या वो संवैधानिक कही जा सकती है? यह अत्यंत विचारणीय है। हम आपको सिर्फ उतनी ही सूचना दे रहे हैं जो डॉक्यूमेंट आधारित है, जो उच्चतम न्यायालय के असल फैसले हैं। हम आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहने जा रहे कि कयास क्या कहते हैं। कयासों में हर दिन आप टीआरपी के बेस पर अपनी व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए तमाम मुद्दे बनाए जाते हैं और उस पर फैसले भी सुना दिए जाते हैं, फैसलों पर बहस होने से पहले ही। आ गया सन 2023। न्यायमूर्ति खन्ना ने 5 सदस्यीय खंडपीठ के फैसले में सहमति जताते हुए कहा कि धारा 370 को निरस्त करने की वैधता को बरकरार रखा जाए। उन्होंने पाया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 असममित संभोगवाद की विशेषता थी, न कि संप्रभुता का संकेत, और इसका निरस्त्रीकरण संघीय ढांचे को नकारता नहीं है। 2023 के एक और मुकदमे में शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले में न्यायमूर्ति खन्ना ने बहुमत की राय पर अपनी सहमति जताई। कहा, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सीधे तलाक देने का अधिकार है। न्यायमूर्ति खन्ना ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय देने के लिए विवाह के अपूर्ण विघटन के आधार पर तलाक दे सकता है। सीजेआई संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल मामले में 2019 में बहुमत की राय लिखी थी, जिसे आरटीआई फैसले के रूप में जाना जाता है। 5 जजों की बेंच को यह तय करना था कि क्या 2022 के मध्यस्थों के लिए शुल्क पैमाने को संशोधित करने के निर्णय में न्यायमूर्ति खन्ना ने इस सीमित बिंदु पर असहमति व्यक्त की कि मध्यस्थता समझौते की अनुपस्थिति में मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक उचित शुल्क तय करने का हकदार है। न्यायमूर्ति खन्ना ने सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल मामले में 2019 में बहुमत की राय लिखी थी, जिसे आरटीआई फैसले के रूप में जाना जाता है। 5 जजों की बेंच को यह तय करना था कि क्या मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय ओसीजे को आरटीआई अनुरोधों के अधीन करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करना है। न्यायमूर्ति खन्ना ने लिखा कि न्यायिक स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से सूचना के अधिकार का विरोध नहीं करती है। निजता के अधिकार की तुलना में व्यापक जनहित में है क्या, यह विचारणीय है और तब फैसले होने चाहिए। ओसीजे को आरटीआई अनुरोधों को यह पूरा करना चाहिए या नहीं, इसका फैसला केस दर केस आधार पर किया जाना चाहिए। फैसले में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि न्यायालय के मुख्य लोक सूचना अधिकारी को यह तय करना चाहिए कि क्या खुलासा न्यायाधीशों के सूचना के अधिकार के एक्टिविस्ट मिस्टर अग्रवाल ने सूचना व्यक्तिगत मुद्दों पर उनकी संपत्तियों, न्यायाधीशों की संपत्तियों व अन्य पत्राचारों के विषय में मांगी, जिस पर प्रश्न उठा कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी निजता का अधिकार का विषय। तो उच्चतम न्यायालय ने खुद फैसला किया कि आरटीआई के अंदर उसके अधिकारों की सीमा में सभी हैं, हम भी हैं। यह अधिकार मना नहीं करते, लेकिन उसका फैसला केस दर केस होना चाहिए और देखना होगा कि निजता के अधिकार से ज़्यादा जनहित का अधिकार ज़्यादा व्यवहारिक है, तो फैसला जनहित में होना चाहिए। न्याय करना है तो नेचुरल जस्टिस के थ्योरी और उसके पैरामाउंट फैक्टर्स को फॉलो करना होगा। पैरामाउंट फैक्टर ही यह बात सुनिश्चित करने में सहयोग करते हैं कि वास्तव में पारदर्शी न्याय हो रहा या नहीं हो रहा। जनता में शक
और मजबूती यानी विश्वास तभी पैदा होता है जब पैरामाउंट फैक्टर उनको सहयोग करते हैं इस बात को सरलतापूर्वक समझने में कि न्याय पारदर्शी है। जनता का नेतृत्व करती सरकारें पहले पार्टियां होती हैं, फिर सरकार बन जाती हैं। सरकारों का नेतृत्व यह बात की गारंटी होती है कि वह जनता के हितों को प्राथमिकता देंगे। मगर जब सरकार सत्ता में आ जाए तो अपने व्यक्तिगत राजनीतिक हितों या उसके आर्थिक लाभ के लिए यदि कोई सरकार या सरकार का नेता या मंत्री किसी व्यक्तिगत उद्देश्य से जनता के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए जनता के स्वाभिमान को कुचलने का प्रयास करता जो संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन हो, तो पैरामाउंट फैक्टर ये बात बताते हैं कि यहाँ सरकारी सत्ता अन्याय का आवरण धारण कर चुकी। बुलडोजर का उपयोग वास्तव में क्या किसको नहीं पता कि वह किसी का घर गिरा रहा है। यदि बुलडोजर से किसी घर यानी उसके पूरी जीवन की कमाई पर बुलडोजर चलाना यह कैसे उचित ठहराया जा सकता। नैतिकता के किसी भी पैमाने से जो 40 साल 50 साल जिसके पास पेपर है, डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो इसका मतलब उस घर को बनाने और घर को बनाए रखने में सारी संवैधानिक संस्थाएं जो सहयोग कर रही थी आज तक के उसकी रिहायशी जीवन की गारंटी थी, वो सब अपराधी हैं और उन सब के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए जो ऐसे हालात पैदा करने वाली कॉलोनियों को जन्म देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य राजनीतिक कानून की कलम कभी अपने मंत्रियों और विधायकों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए नहीं चलती। मुकदमा चाहे बुलडोजर का हो, चाहे ईवीएम का हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का हो, या फिर भगवा पहन करके संत का आवरण धारण करके नेताजी जैसे व्यक्तित्व पर अभद्र आलोचना करना, मायावती से लेके कांशीराम और बाबा साहेब पर आलोचना करना क्या उचित हो सकता, संवैधानिक हो सकता, नैतिक भी हो सकता? विचार अवश्य करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें यदि आपको उचित लगे।